Hello and welcome everyone. So here we are back with another session for Crash Course. That's for CGL Tier 2 and this session would be session 3 for active and passive voice. मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हम सारी चीज़ें जो हैं कॉन्सेप्ट वाइज कर रहे हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर एनालिसिस पर बेस्ड है और सारे जो भी हम क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं वो प्रीवियस ईयर के भी हैं, साथ साथ कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं। नए पैटर्न हो पुराना पैटर्न हो हम सब आपके साथ डिस्कस कर ही रहे हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। सेशन 3 है। जिन्होंने पिछले 2 सेशन मिस किए हैं वो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं या फिर जो लिंक ऊपर विजिबल है उस पर आप क्लिक करके तुरंत वो सेशंस भी देख सकते हैं। फॉर टुडे आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। देखिए मैं आज जो कॉन्सेप्ट्स आपको बता रही हूँ वैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वॉइस में कम पूछा जाता है एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी कम पूछे जाते हैं। हम ये 2 कॉन्सेप्ट्स पहले आज डिस्कस करने वाले हैं एंड आई विल टेल यू कि ये रेयरली आस्क्ड हैं। बट होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि क्योंकि ये रह रहे तो हम उनकी प्रैक्टिस नहीं करते और जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं देन वी सडनली फेस सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज कि भाई ये कैसा सेंटेंस आ गया, ये तो हमने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया था। ये क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है और मिल जाता है। सो देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अच्छा, मैंने आपको इसके पहले जो सेशंस कराए हैं उसमें हम असर्टिव सेंटेंस कर चुके हैं, इंटेरोगेटिव कर चुके हैं और इम्पेरेटिव कर चुके हैं। ये वो देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था, पहले वो कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे जो कि वेटेड है, मतलब जिनका वेटेज ज़्यादा है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सो इनका वेटेज क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा है तो हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले 2 सेशन में और अब हम आगे बढ़ रहे हैं 3rd सेशन में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो कि सडन इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई बात कह रहे हो और अचानक आपने कोई चीज़ देखी और आप सडनली कहते हो ओह दैट्स सो प्रिटी, ओह व्हाट अ प्रिटी वास, और व्हाट अ प्रिटी ड्रेस, और हाउ प्रिटी शी लुक्स। जब आप ऐसे स्टेटमेंट्स बोलते हो जो कि एकदम सडनली आपके ज़ुबान से बाहर आते हैं, ऐसे सेंटेंसेस में सडन इमोशन और फीलिंग्स होती हैं, उन सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। अच्छा, एक्सक्लेमेटरी क्योंकि आप उस टाइम एक्सक्लेम करते हो मतलब एक एनर्जी के साथ आप वो बात बोलते हो, एक एंथुजियाज्म होता है, कुछ एक्साइटमेंट होती है या फिर कुछ उदास है, अपसेट है, तो कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है स्टेटमेंट, नेगेटिव भी हो सकता है। बट सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जो कि अचानक से कोई इमोशन को ट्रिगर करता हो। ओके, इन दैट केस आप ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की खासियत देखिए, दिस काइंड ऑफ अ सेंटेंस हैज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड। सेंटेंस के एंड में आपको ये मार्क जरूर मिलेगा, दैट इज एक्सक्लेमेशन मार्क एंड दैट्स ऑब्वियस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो एक्सक्लेमेशन मार्क तो होगा ही। दिस इज समथिंग दैट इज नॉट, तो इससे दिस इज अ हिंट और दिस इज द पॉइंट जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। एग्जाम्पल्स देखते हैं। What a lovely pair of shoes। आपने फॉर एग्जाम्पल you're out for shopping, आप शॉपिंग पर गए हुए हैं, आपने एक स्टोर में जाकर देखा कि आपने कुछ बहुत ही अच्छे जूते देखे तो आप कहते हैं what a lovely pair of shoes। So आप सडनली आपके मुंह से वो चीज़ निकलती है and you are delighted to see it, like amazed to see it and you feel good about it. So it comes what a lovely pair of shoes। Next will be how nicely she has decorated the room। भाई फॉर एग्जाम्पल आप घर के बाहर थे और आपका बर्थडे है या फिर आपके भाई बहन में से किसी का बर्थडे है, आप घर आते हो, आपने देखा कि आपकी मदर ने, आपकी सिस्टर ने, आपके फ्रेंड ने आपका रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है और आप बहुत खुश हैं। How nicely she has decorated the room, so you are happy। so वो sudden emotion, देखो मैं emotions भी कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ आपको, so that's a sudden emotion that comes up। okay, so such sentences express exclamation, like something that comes energetically, something that comes suddenly. These emotions, when they are conveyed at that moment, you can say that that was an exclamatory sentence because it came with an exclamation, right? So ऐसे sentences को हम कहते हैं exclamatory sentence। अब देखते हैं कि इनको जब हम चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव, क्योंकि आपको
मैंने कहा एग्जाम में दोनों पूछे जा सकते हैं, एक्टिव टू पैसिव पूछा जाता है ये 90% और पैसिव टू एक्टिव जो है वो 10%, बट आपको ज़रूर से पूछा जाता है। ओके, चलिए देखते हैं। नाउ हियर व्हेन यू हैव अ लुक, These following how can we change? देखिए एक्टिव स्ट्रक्चर है अगर, हाउ नाइसली शी हैज डेकोरेटेड द रूम। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया पीछे, वही एग्जाम्पल मैंने लिया है टू एक्सप्लेन यू, टू मेक यू अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे। इफ आई चेंज इट इनटू पैसिव इट विल बी हाउ नाइसली। अब देखो शी इज द सब्जेक्ट राइट, और रूम हमारा ऑब्जेक्ट है, और मैंने आपको क्या कहा था एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह क्या करनी है, इंटरचेंज। तो जब इंटरचेंज करनी है तो रूम अब आगे आ गया, हाउ नाइसली द रूम हैज बीन डेकोरेटेड बाय हर। ये देखो शी किस में चेंज हो गया, हर में, और हैज डेकोरेटेड प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसमें बीन लगा दिया, हैज बीन डेकोरेटेड। टेंस का चेंज बिल्कुल वैसा है, प्रोनाउन का चेंज बिल्कुल वैसा है जैसा हम सीख चुके हैं पिछले सेशंस में। ओके, टेंस का चेंज मैंने आपको वॉइस क्लास 1 में बताया था, और मैंने आपसे तब बहुत एम्फोसाइज करके बार बार कहा था कि ये टेबल को याद रखेंगे, इस टेबल की स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये टेबल हमें एंड तक काम आएगी व्हेन इट कम्स टू वॉइस के सेशंस जो हम कर रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? ऑलराइट, नाउ हियर when I am discussing with you, तो मैंने कहा प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज किया, तो क्योंकि परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट टेंस में सब में बीन तो ऐड होता ही है, तो यहाँ पे सेंटेंस हुआ हाउ नाइसली द रूम हैज बीन डेकोरेटेड बाय हर एक्सक्लेमेशन मार्क। तो कुछ नहीं किया है मैंने ऐसा डिफरेंट, टेंस का चेंज जो होता है वही किया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह बदली, सेंटेंस बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। सो देयर इज नथिंग मच दैट यू हैव टू डू, बट जो करना है वो ये है। ऑलराइट, ओके, तो इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस पर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाती हूँ, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत रेयर पूछे जाते हैं, तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा देती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि आप कैसे करोगे। सो लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल, एंड द एग्जांपल इज हाउ ब्यूटीफुल डज द सीनरी लुक। Now when I say how beautiful does, आप देख रहे हो यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले दिया गया है और जो नाउन सब्जेक्ट है वो बाद में आ रहा है, जबकि पैसिव में आप हेल्पिंग जो वर्ब है उसको लास्ट में कर देंगे। ओके, इट विल गो टू द लास्ट पार्ट। Now when I say how beautiful does the scenery look, I am going to change it as it is a beautiful scenery. No. How beautiful the scenery is this is possible क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लास्ट में आ रहा है। बी, मैं डज को बी में चेंज नहीं करती। देखो डू और डज याद है टेबल में इज एंड आर में चेंज होते हैं। ऑलराइट, सो ये भी रॉन्ग है, और हैड वाला भी रॉन्ग है, तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है, हाउ ब्यूटीफुल द सीनरी इज, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ हमने नाउन सब्जेक्ट को आगे कर दिया है और इज, डस की जगह इज यहाँ पर हमारे पास यूज कर दिया हमने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑक्टेटिव सेंटेंसेस। अभी ऑक्टेटिव सेंटेंसेस की व्हेन आई टॉक अबाउट, तो ये भी रेयरली आस्क्ड हैं, बट मैंने जैसे भी कहा कि अगर कोई एक भी क्वेश्चन आ जाता है बाय चांस तो हमारे लिए वो मुसीबत बन जाता है। सो आई डोंट वांट एनीथिंग कि आपको कोई भी बात परेशान करे, इसलिए ऑक्टेटिव सेंटेंसेस। अब ऑक्टेटिव सेंटेंसेस वो है जो विश एक्सप्रेस करते हैं या कर्स, मतलब जो कि ब्लेसिंग या फिर जो श्राप होता है ना, तो या तो आशीर्वाद या श्राप दे रहे हो, तो वो एक्सप्रेस करने के लिए ऑक्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इनको आप यूजुअली मे के साथ बनाते हो, और ये खासियत ये है इनकी कि मॉडर्न इंग्लिश में ये भी एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ही एंड होते हैं। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ लोग एक्सक्लेमेटर और ऑक्टेटिव में अंतर नहीं समझ पाते क्योंकि दोनों ही एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होते हैं, बट दोनों सेंटेंसेस का कॉन्टेक्स्ट अलग है। ऑक्टेटिव सेंटेंसेस वो हैं जो कि विश और कर्स एक्सप्रेस करते हैं, दैट्स इट। या तो उसमें कोई ब्लेसिंग होगी या उसमें कोई श्राप होगा, दैट इज कर्स होगा।
इसके अलावा कुछ और एक्सप्रेस नहीं करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो अगर आपको डाउट आता भी है कि ओके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में किस प्रकार से इस्तेमाल होगा, तो वो आपका डाउट यहीं के यहीं क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिएगा एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस देम, क्या है ये? ब्लेसिंग है। या फिर आप कह सकते हो एक विश है कि कोई विश कर रहा है कि भगवान उनको अपना आशीर्वाद बनाए रखें, राइट? तो इट्स अ विश। तो विश हो या कर्स, देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मे द किंग ब्लेस अस ऑल। सो ये भी एक विश है। तो विश एक्सप्रेस कर रहा है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जरूर से होगा। और देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क पर ही एंड भी कर रहा है। देखिए देर आर 2 ways to passivize this type of sentence, मतलब आप 2 पैटर्न्स यूज कर सकते हैं अगर आप ऑप्टेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना चाहते हैं। तो पहला पैटर्न देखते हैं सबसे पहले, लेट देम बी ब्लेस्ड बाय गॉड। अभी मैंने सेंटेंस क्या दिया? मे गॉड ब्लेस देम, है ना? ये था ना हमारा सेंटेंस। पहला पैटर्न है लेट से इसको पैसिव में ले जाने का। भाई देम, देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चेंज होगी तो देम आ गया आगे, लेट देम बी ब्लेस्ड, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म में जाना है तो बी ब्लेस्ड बाय गॉड। इस तरह से सेंटेंस बन गया। देखिएगा पैटर्न नोट कर लीजिए, लेट के साथ पहले ऑब्जेक्ट, फिर बी, थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदल गई। देखिए ऑब्जेक्ट आगे आ चुका है और सब्जेक्ट पीछे जा चुका है। तो आप इसी प्रकार से चेंज करेंगे, आप ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट को पीछे, और बी के साथ थर्ड फॉर्म यूज करना इज अ नेसेसिटी, वो बहुत बहुत जरूरी है। तो पहला पैटर्न ये है कि आप लेट की मदद से अगर उसका पैसिव बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप लेट की मदद से पैसिव बना सकते हैं। नाउ पैटर्न 2, मे दे बी ब्लेस्ड बाय गॉड। अब मैंने यहाँ क्या किया है? यहाँ पर मैंने मे से ही बनाया है। क्या किया है? मे से। अच्छा, लेट के बाद देम क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि प्रोनाउन की प्रॉपर्टी है कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है प्रोनाउन का। लेट के बाद कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है प्रोनाउन का। इस कारण से आपको यहाँ पर देम यूज करना पड़ा, जबकि मे के साथ मतलब मॉडल वर्ब्स के साथ ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा, इसलिए वहां पर हमने यूज किया मे। सब्जेक्टिव केस जो कि दे ही होता है, फिर बी, थर्ड फॉर्म बाय। ये देखो ये सेम है, बस यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आया और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आया है। मैंने देम को चेंज करके दे किया है मे के साथ, जबकि यहाँ पर मैंने देम को ही यूज किया है क्योंकि मुझे ऑब्जेक्टिव केस यूज करना होता है। सब्जेक्ट के तौर पे दे यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पर देम, इसलिए मे के साथ यहाँ सब्जेक्टिव केस है तो दे आया और यहाँ पर देम ही रहेगा क्योंकि वहां पर हम लेट का यूज कर रहे हैं। तो ये दो पैटर्न्स हैं वो यही पैटर्न्स हैं कि आप पहला तो लेट की मदद से कर सकते हैं और दूसरा आप अगर मे को यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आप सब्जेक्टिव केस यूज करोगे ऑब्जेक्ट का। ऑलराइट, सो देम को देम। अगर हिम है तो हिम का चेंज हो गया ही बन जाएगा, हर है तो शी बन जाएगा, अगर और तो कोई होगा नहीं, दे तो आप अस है तो वी बना दीजिए। ओके, सो यू हैव टू डिसाइड। आपको अपने सेंटेंस में ऑब्जेक्ट देखना होगा, जैसा ऑब्जेक्ट उसको उसके सब्जेक्टिव केस में चेंज करना होगा ना। आपको चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो ऑप्शंस में आपको दिया ही होगा। इट इज फॉर योर थिंग कि आप जब सेंटेंस ऑप्शंस देखो तब आपको ध्यान से देखना होगा कि ऑप्शन में जो करेक्शन है वो सब्जेक्टिव केस है कि नहीं है तो फिर आप उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं इसीलिए। चले, तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के 2 तरीके हैं, एक लेट और एक मे से। ये 2 पैटर्न्स को नोट कर लीजिए। मैं एक बार स्क्रीन वाइप ऑफ कर देती हूँ ताकि आप इजीली इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, सो यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये दोनों पैटर्न्स का, यहाँ पर इनको नोट कर लीजिए क्योंकि ये 2 पैटर्न्स हैं जिनसे की मदद से आप ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं पैसिव स्ट्रक्चर में। अच्छा, अगर यहीं पर क्वेश्चन पैसिव टू एक्टिव आ जाता है तो कुछ नहीं करना, आपको ये दिया होगा लेट देम बी ब्लेस्ड बाय गॉड, तो लेट को हटा दीजिए
ओके, मे तो हमेशा आएगा ही क्योंकि वो विश कर्स है, सो मे गॉड ब्लेस देम। ये सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा एक्टिव स्ट्रक्चर में। मे तो आपको यूज करना ही है, सो यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट इट। आप क्विकली एक्टिव स्ट्रक्चर उसका तैयार कर लीजिए और अपनी ऑप्शंस में उसको लोकेट करके आंसर टिक कर दीजिए अपना। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अगर क्वेश्चन पैसिव टू एक्टिव का पूछ लिया जाता है बाई चांस, दो ऐसे बाई चांस नहीं, आपके चांसेस है, मैंने कहा कि 90% तो एक्टिव टू पैसिव आता है, 10% जो क्वेश्चंस होते हैं वो पैसिव टू एक्टिव होते हैं। मतलब 20 में से आपको 2 से 3 या मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस पैसिव टू एक्टिव के मिल जाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक और क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। लिखा है मे द गॉड बिस्टो देम विद द बेस्ट। सो मे द गॉड, वैसे गॉड के साथ द लगाने की जरूरत नहीं है हमें। मे गॉड बिस्टो देम विद द बेस्ट। सो अभी बेस्टो है तो बी बेस्टोड करना है क्या? बिल्कुल करना है। तो बी बेस्टोड ढूंढ लो आप। बी बेस्टोड, बी बेस्टोड, बेस्टो नहीं आएगा, बी बेस्टोड। अब मे से बनाया हुआ है तो देम को किस में चेंज करना पड़ेगा? दे। सो मे दे बी बेस्टोड, मे दे बी बेस्टोड विद द बेस्ट बाय गॉड। अब बाय गॉड लिखने की जरूरत है या नहीं वो आप देखिए, कभी कभी इसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, बट क्योंकि हमारे पास दिया है तो हम लिखेंगे। सो मे दे बी बेस्टोड विद द बेस्ट बाय गॉड, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, दैट्स ऑप्शन ए। मे दे बी बेस्टोड विद द बेस्ट बाय गॉड, क्योंकि हम जो ब्लेसिंग या बेस्टोन की बात कर रहे हैं वो हम गॉड से बात कर रहे हैं। सो बाय गॉड यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है, दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट टू मेंशन। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको एक्सक्लेमेटरी और ऑक्टेटिव सेंटेंसेस अभी क्लियर होंगे। इनके क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इजीली ऑप्ट आप कर सकते हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट देखिएगा, ये कॉन्सेप्ट वॉइस में, एक्टिव पैसिव वॉइस में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इधर क्या होता है, आप ऑप्शंस में से ही कभी कभी गलत आंसर पिक कर जाते हैं, तो वो गलती को अवॉइड करने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है 5 to 10 मिनट्स का, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। नाउ इन दिस सेशन मैंने आपको वो सारी चीज़ें हाईलाइट की हैं जो कि रेयर पूछी जाती हैं बट प्रॉब्लमैटिक होती हैं, तो प्लीज़ इस बात की गांठ बांध लीजिए कि प्रॉब्लम्स अपने लिए खड़ी नहीं करनी है, इसलिए सेशन को पूरा का पूरा देखना है। अब देखिए, मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट, मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट्स। मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट्स का मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स जिनको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि किसकी बात हो रही है, वो इनडेफिनेट सब्जेक्ट्स होते हैं। आपको नहीं पता कि वहाँ, आपको सर्टेनिटी नहीं है, यू आर नॉट श्योर कि वहाँ पर किसकी बात एक्चुअली की जा रही है। जैसे कि समवन, नो वन, एनीवन एटसेट्रा। अगर समवन लिखा है, एनीवन लिखा है, समबडी लिखा है, समबडी भी हो सकता है, एनीबडी, नोबडी, अगर ऐसे वहाँ वर्ड्स हैं तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई और यू कैन नॉट टेल कि वहाँ पर किसकी एक्चुअली बात की जा रही है। ऐसे केस में क्या होता है, प्रॉब्लम ये होती है कि हमें कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन कैसे? जब हम पैसिव चेंज कर रहे होते हैं तब। अब मैं बताती हूँ कि हम करते क्या है। देखिए, दे आर ओमिटेड इन पैसिव स्ट्रक्चर। दे आर ओमिटेड मतलब आप समवन, नो वन, एनीवन को पैसिव स्ट्रक्चर में अवॉइड करते हैं। यूजुअली ऑप्शन दिया होता है बाय समवन, बाय नो वन। कभी अगर ऑप्शन दिया है तो ठीक है, जबरदस्ती ऑप्शन ढूंढिए मत, ठीक है। तो डू नॉट मेंशन दीज इन पैसिव स्ट्रक्चर। जैसे समवन अनरैप्ड द पार्सल, एक्टिव स्ट्रक्चर है, द पार्सल वाज अनरैप्ड, पैसिव। ये सिंपल। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो बाय समवन मिसिंग है या बाय समबडी मिसिंग है, तो वो आंसर ही नहीं लगाते। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस हद तक कि वो उस क्वेश्चन को आंसर ही नहीं करते हैं, तो उस केस में आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। या फिर अगर पैसिव से एक्टिव आ गया, अगर बाई चांस पैसिव टू एक्टिव आ गया, तब भी उनको नहीं समझ आता, क्योंकि यहाँ पर तो समवन, नो वन नहीं लिखा है, लेकिन एक्टिव में तो चाहिए। तो पैसिव टू एक्टिव चेंज करते वक्त ये एक मेजर कंसर्न हो जाता है। दिस इज वन पॉइंट जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। सो डू नॉट
डू नॉट गेट कंफ्यूज, यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही थी ताकि एग्जाम में ऐसी गलती ना हो। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाती हूँ पैसिव टू एक्टिव के भी। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है और ये पैसिव टू एक्टिव का क्वेश्चन। देखो वॉज टोल्ड, क्योंकि क्या लिखा है वॉज टोल्ड। अब वॉज प्लस थर्ड फॉर्म में मतलब मैं पैसिव में हूँ, मुझे एक्टिव में जाना है, तो एक्टिव में क्या होगा सिर्फ टोल्ड होगा। क्या होगा सिर्फ टोल्ड, क्योंकि सिंपल पास्ट ही वॉज के साथ या वर के साथ थर्ड फॉर्म लेता है। तो सिर्फ टोल्ड ढूंढो। हैड टोल्ड गलत, इज टेलिंग गलत, टोल्ड हैज टोल्ड गलत। मेरा आंसर है थर्ड ऑप्शन। ओके, मेरा आंसर साफ साफ है थर्ड ऑप्शन, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस तो वैसे ही टेंस के चेंज में ही इनकरेक्ट है। तो मैं बिना किसी संदेह के इस आंसर को मार्क कर सकती हूँ ऑप्शन 3। अब देखिए यहाँ पैसिव स्ट्रक्चर में कहीं पर भी समवन मेंशन नहीं है, बट एक्टिव स्ट्रक्चर में समवन मेंशन है। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर ये मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट था। कमला को न्यूज मिली, बैड न्यूज दी, किसने दी? किसी ने दी, हमें नहीं पता, किसी ने दी, इसलिए यहाँ किसी ने के लिए हम समवन इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज वी डोंट नो कि क्या कौन पर्सन था जिसने वो न्यूज शेयर की है, बट हमें इतना पता है कि किसी ने दी, तो हमने लिखा समवन टोल्ड कमला द बैड न्यूज एज सून एज शी अराइव्ड। अब काफी बारी आप ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अराइव्ड को चेंज क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट पार्ट है। कॉम्प्लीमेंट के हिस्से में कोई चेंज नहीं होता है लर्नर्स, आप मेन वर्ब में ही सिर्फ चेंज करते हैं। ओके, तो इस तरह के डाउट को भी अब दिमाग से बिल्कुल निकाल देंगे। ऑलराइट, सो इट विल जस्ट बी कि आप सिर्फ मेन वर्ब में चेंज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट के जो वर्ब्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं होगा, और अगर पैसिव टू एक्टिव है तो समवन आ सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। लिखा है somebody feeds the stray dog daily, somebody feeds the stray dog daily, the stray dog। अब feeds लिखा है, क्या लिखा हुआ है? feeds। प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल कैसे चेंज होगा? इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। अब देखो तो स्ट्रे डॉग सिंगुलर है तो इज के साथ फीड का थर्ड फॉर्म फेड, इज फेड ढूंढे, will be fed, was fed, has fed, is fed। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। अब यहाँ पर देखिए अगर somebody लिखा है तो ऑप्शन में दे दिया by somebody, अगर वो आपको ऑप्शन में दे रहे हैं well off, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जबरदस्ती अगर नहीं भी दिया तो भी आंसर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ सिर्फ लिखती द स्ट्रे डॉग इज फेड डेली फुल स्टॉप तो भी सेंटेंस सही होता, कोई गलती नहीं होती उस सेंटेंस में। तो मेरे कहने का आपसे मतलब ये है कि somebody या nobody ऐसे इंडेफिनिट जो स्ट्रक्चर्स हैं या नाउन सब्जेक्ट्स हैं वो पैसिव में ओमिट किए जाते हैं, मेजरली ऑप्शनल है, वो लिखे भी जा सकते हैं नहीं भी लिखे जा सकते, तो उनके साथ आप कंफ्यूज ना हो। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, somebody has changed the theme of the fest, somebody has changed the theme of the fest। the has changed है तो किस में जाएगा? has been changed। देखिए has been changed, was changed, had changed, is changed, गलत है, आंसर इज the theme of the fest has been changed। अब देखो यहाँ पर by somebody नहीं लिखा है तो भी मेरा आंसर यही है। ओके, सो ये सारे स्ट्रक्चर्स यूजुअली पैसिव में ओमिट करते हैं, तो ऑप्शनल है, आप सीधा सीधा कह सकते हो ऑप्शनल है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, तो आपको उसके साथ घबराने की बात नहीं है या आपको उधर चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस पर। बट पैसिव टू एक्टिव जो हम यहाँ किया है हमने, पैसिव टू एक्टिव आते वक्त याद रखिएगा क्योंकि एक्टिव में तो वो होते हैं बट पैसिव में वो नहीं इस्तेमाल हो सकते। ओके, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। देखते हैं क्या हमारे पास और क्वेश्चंस हैं? जी नहीं, आज का सेशन यहीं तक है। ये सारे क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने थे और मैंने आज वॉइस को यहाँ पर लॉक कर दिया है, क्लोज कर दिया है आपके साथ। वॉइस के हमने किए हैं 3 सेशंस और तीनों सेशंस आपके पास लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थर्ड सेशन आप आज देख ही रहे हैं, बाकी 2 सेशंस के लिंक हैं, सो डू नॉट फॉरगेट to tune into the other 2 sessions as well।
जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए इजी होता जाएगा। आने वाले सेशंस में हम बात करेंगे अब नरेशन की। नरेशन के भी 2 या 3 सेशन में आपको दूंगी, जिसमें कि हम अगेन जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं वो पहले करेंगे, फिर कम। तो जो कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस करेंगे, जो पिछले पेपर्स को एनालाइज करके हम आपको समझा रहे हैं शुरुआत से लेके अब तक, वही चीज़ हम यहाँ भी आपके साथ हेल्प आउट आपको ज़रूर करेंगे। नाउ नरेशन, इसके बाद हम आने वाले क्रैश कोर्स के सेशन में आपको टॉप 100 वन वर्ड्स और इडियम्स भी देने वाले हैं। वोकैब हिट करने का बहुत अच्छा एक तरीका हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वोकैबुलरी जो कर सकते हैं आप उसे किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल एफर्ट के साथ आप वोकैब हिट कर सकते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी याद करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आप सब और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं या कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आप जनरली इंग्लिश में फेस करते हैं, यू कैन शेयर इट विद अस। ओके, आई होप CHSL के पेपर आपके सबके अच्छे जा रहे हैं और आप सब अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते रहिए और करते जाइए। आई विश यू गुड लक, ओके, फ्रॉम माई एंड फ्रॉम माई एंटायर टीम्स एंड। और वोकैबुलरी के लिए भाई हिंदू वोकैब जो चल रहा है एडिटोरियल का शो, वो तो रोज़ देखना ही है, ठीक है, 6 बजे। अब ये जो सुबह सुबह आपको सेशन हम दे देते हैं, दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। और आप इसके साथ जो हम आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देते हैं, जो उसका एग्जाम्पल सेंटेंस दे रहे हैं, जो आपको वर्ड लिस्ट हम शेयर करते हैं, उससे जितना ज़्यादा हो सके वर्ड्स को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज वोकैबुलरी इज़ द की। वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ऑलराइट, चलिए, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन सून विद समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग, जैसा मैंने कहा, नरेशन। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग। Thank you so much. Do not forget to hit the like button and share it with your friends. Also, subscribe the channel for more sessions with us.